सोचिए एक ऐसा इंसान जो कभी जेल की सेल में बैठकर पुलिस कस्टडी में रहकर अपना पॉलिटिकल करियर खत्म होते देख रहा था और आज वही शख्स भारत का होम मिनिस्टर है जिसके एक साइन पर पूरे स्टेट का ज्योग्राफी बदल जाता है। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के मॉडर्न डे चाणक्य अमित शाह की। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी बायोग्राफी नहीं है। हम डिकोड करेंगे उन 8 चैप्टर्स को जो प्रूफ है कि कैसे एक पीवीसी पाइप बिजनेसमैन बन गया देश का सबसे पावरफुल और फियर्ड पॉलिटिशियन। हम देखेंगे ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कोर्ट वर्डिक्ट्स और वो हिडन स्ट्रैटेजीज जो पब्लिक डोमेन में कम डिस्कस होती हैं। चलिए शुरू करते हैं अमित शाह की दी इनसाइड स्टोरी। अमित शाह की स्टोरी का पहला चैप्टर पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि बायोकेमिस्ट्री की लैब और आरएसएस की शाखाओं से शुरू होता है। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई की एक वेल्दी गुजराती फैमिली में जन्मे अमित शाह के लिए फैमिली बिजनेस संभालना सबसे इजी ऑप्शन था, बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। जब वो अहमदाबाद में बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो आरएसएस के कांटेक्ट में आए। ये वो टाइम था जब उन्होंने ग्राउंड जीरो पर नेशन फर्स्ट आइडियोलॉजी को अब्सॉर्ब किया। लेकिन इस चैप्टर का क्लाइमैक्स था साल 1982। अहमदाबाद की एक चाय की टपरी या शाखा के सर्कल में एक यंग अमित शाह की मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, जो उस वक्त आरएसएस के प्रचारक थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी को उस वक्त एक शार्प माइंड की तलाश थी जो ग्राउंड लेवल डेटा को समझ सके, और शाह को एक मेंटर चाहिए था। ये मीटिंग सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, ये इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री का सबसे कॉन्सिक्वेंशियल अलायंस था। अमित शाह ने 1987 में ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन की और एबीवीपी के थ्रू यूथ पॉलिटिक्स में अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अक्सर हम सुनते हैं कि अमित शाह पावरफुल है, पर कितने? इसका सबसे बड़ा प्रूफ मिलता है 2002 के बाद के गुजरात गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने अमित शाह पर इतना ट्रस्ट किया कि उन्हें सिर्फ होम मिनिस्ट्री नहीं दी, बल्कि एक पॉइंट पर अमित शाह के पास 12 मेजर पोर्टफोलियोज थे: होम, लॉ, ट्रांसपोर्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी, सिविल डिफेंस, एक्साइज एक्सेट्रा। पॉलिटिकल सर्कल्स में उन्हें सुपर सीएम कहा जाने लगा। इस पीरियड में शाह ने गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल लाने की कोशिश की, जो टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ने के लिए था। हालांकि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार रोक लगाई। स्टेट होम मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि उनके टेन्योर में गुजरात पुलिस का मॉडर्नाइजेशन तेजी से हुआ। क्रिटिक्स कहते हैं कि पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई थी, लेकिन सपोर्टर्स मानते हैं कि शाह ने गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर को माफिया फ्री बना दिया था। यहाँ से हम उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रूथलेसनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब वो पावर में होते हैं तो वो फुल कंट्रोल चाहते हैं। अब हर हीरो की स्टोरी में एक विलन या एक ट्रेजेडी जरूर होती है। अमित शाह के लिए चैप्टर था साल 2010। मामला था सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस का। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि सोहराबुद्दीन, उसकी वाइफ कौसर बी और एसोसिएट तुलसीराम प्रजापति का मर्डर एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। चार्जेस इतने सीरियस थे कि जुलाई 2010 में गुजरात के सिटिंग होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल तो दी, लेकिन एक शर्त पर कि वो गुजरात में एंटर नहीं कर सकते। इसे तड़ीपार या एग्जाइल कहा गया। इमेजिन कीजिए, जिस स्टेट को आपने रूल किया वहां आप पैर भी नहीं रख सकते। लेकिन क्रिटिक्स और मीडिया ने इस फेज को दी एंड मान लिया था। वही शाह जेल के अंदर और दिल्ली के एग्जाइल में बैठकर लॉ, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स की स्टडी कर रहे थे। 2014 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सभी चार्जेस से डिस्चार्ज कर दिया, साइटिंग लैक ऑफ एविडेंस। अगर कहानी में उनके वनवास था तो उसी कहानी में राज तिलक की तैयारी भी थी। 2014 के जनरल इलेक्शंस आने वाले थे और नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट थे। लेकिन दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, जहां 80 लोकसभा सीट्स हैं। बीजेपी वहां वीक थी। अमित शाह को यूपी का जनरल सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया। यहाँ अमित शाह ने मीडिया मैनेजमेंट नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया। उन्होंने पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां वोटर लिस्ट के हर एक पेज के लिए एक कार्यकर्ता जिम्मेदार था। उन्होंने कास्ट अरिथमेटिक को पूरा डिकोड किया, नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जाटव दलित्स को कंसोलिडेट किया। इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से 2009 में बीजेपी ने यूपी में सिर्फ 10 सीट्स जीती थी। लेकिन शाह की स्ट्रैटेजी के बाद 2014 में बीजेपी ने 80 में से 73 सीट्स जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये रिजल्ट एक मैसेज था, अमित शाह सिर्फ एक नेता नहीं, एक इलेक्शन विनिंग मशीन है। इस जीत ने उन्हें मैन ऑफ द मैच और बाद में बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया। बीजेपी प्रेसिडेंट बनने के बाद अमित शाह का एम क्लियर था, बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड पार्टी से पैन इंडिया पार्टी बनाना। उन्होंने संगठन पर्व लॉन्च किया,
और क्लेम किया गया कि बीजेपी 10 करोड़ मेंबर्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी स्टोरी थी उनकी अग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी, जिसे मीडिया ने ऑपरेशन लोटस का नाम दिया। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स असम या त्रिपुरा हो या गोवा और मणिपुर, जहां नंबर गेम टाइट है, शाह की स्ट्रैटेजी ने इंश्योर किया कि सरकार बीजेपी की ही बने। त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट के 25 साल के किले को ढाना उनका मास्टर स्ट्रोक माना गया। क्रिटिक्स आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मनी और मसल पावर का यूज किया इलेक्टेड गवर्नमेंट्स गिराने के लिए, जैसे कर्नाटका और मध्य प्रदेश में बाद में देखा गया। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि शाह पॉलिटिक्स को 24/7 वॉर की तरह लड़ते हैं। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, विपक्ष मुक्त पॉलिटिक्स। 2019 में मोदी 2.2 सरकार बनती है और अमित शाह बनते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, और आते ही उन्होंने वो फाइल खोली जिस पर 70 इयर्स से धूल जम रही थी, जम्मू एंड कश्मीर। 5 अगस्त 2019 सुबह के 11 बजे राज्यसभा में अमित शाह खड़े हुए और JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश किया। इस बिल ने आर्टिकल 370 और 35A को नलिफाई कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी प्लानिंग महीनों पहले ही शुरू हो गई थी। पार्लियामेंट्री फोर्सेस का मूवमेंट, लीगल लूपहोल्स की स्टडी और इंटरनेट कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट। उन्होंने पार्लियामेंट में चिल्लाकर कहा था, जान दे देंगे इसके लिए। इस एक फैसले ने उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीग में खड़ा कर दिया, उनके सपोर्टर्स के लिए। दुनिया भर के डिप्लोमेट्स और UN में पाकिस्तान की चीख पुकार के बावजूद शाह फर्म रहे। ये इवेंट प्रूव था कि अमित शाह पॉलिटिकल रिस्क लेने से नहीं डरते, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों। होम मिनिस्टर के तौर पर उनका अगला बड़ा कदम था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC का डिस्कशन। पार्लियामेंट में उन्होंने फेमस स्टेटमेंट दिया। आप क्रोनोलॉजी समझिए। इस स्टेटमेंट ने देश भर में प्रोटेस्ट को जन्म दिया, शाहीन बाग से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। क्रिटिक्स और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी कहा, क्योंकि इसमें मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं थे। सिर्फ यही नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी पर भी शाह ने मेजर डिसीजंस लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म के इंसिडेंट्स में सिग्निफिकेंट कमी आई है। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 इयर्स का बैन लगाना भी उनका एक मेजर इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन था, जिसे ऑपरेशन ऑक्टोबस के थ्रू एग्जीक्यूट किया गया था। ये दिखाता है कि शाह अनपॉपुलर डिसीजंस लेने के बाद भी पीछे हटने वाले नेता नहीं हैं। चलिए अब हम समझते हैं शाह के लेगेसी प्रोजेक्ट को, द डीकॉलोनाइजेशन ऑफ लॉज। 2003-2024 में अमित शाह ने ब्रिटिश एरा के IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए। उनका आर्गुमेंट था कि पुराने लॉज दंड यानी पनिशमेंट के लिए थे और नए लॉज न्याय यानी जस्टिस के लिए हैं। हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स अभी भी पुलिस पावर्स बढ़ाने पर चिंता जता रहे हैं। पॉलिटिकल फ्रंट पर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में जब बड़े बड़े लीडर्स स्ट्रगल कर रहे थे, अमित शाह ने गांधीनगर सीट से 7.44 लाख वोट्स के मैसिव मार्जिन से जीत दर्ज की। ये दिखाता है कि वो सिर्फ बैकरूम स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, बल्कि एक मास लीडर भी हैं। तो दोस्तों, अमित शाह की कहानी एक PVC पाइप फैक्ट्री से शुरू होकर आज भारत के पावर कॉरिडोर के टॉप फ्लोर तक पहुंची है। कुछ लोग उन्हें मॉडर्न चाणक्य कहते हैं, जो देश को मजबूत कर रहा है, और कुछ लोग उन्हें अथॉरिटेरियन मानते हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। सोहराबुद्दीन केस की जेल हो या आर्टिकल 370 का रिमूवल, एक बात तो साफ है, आप अमित शाह को लाइक कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके हिसाब से अमित शाह का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या है? आर्टिकल 370 या 2014 की यूपी की जीत? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको विचार वन का ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।